हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हमारी 29 क्लासें हो चुकी हैं। आज की जो ये क्लास है ये 30 नंबर की क्लास है। और हमने पॉलिटी में जो पढ़ा है वो केंद्र जो सरकार थी उसके बारे में सारा कुछ पढ़ लिया है। और उसके पीछे का जो भी हमने था वो तो पढ़ ही लिया है, जिसमें फंडामेंटल राइट से लेके और आपका जो मतलब जो संविधान का पार्ट 1 है और संविधान का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, संविधान की जो विशेषताएं हैं, संविधान के जो सोर्स हैं, संविधान निर्माण सभा है, ये सारी चीज़ें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो संविधान को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तो पार्ट 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो संविधान का पार्ट है वो पार्ट 6 है, जिसमें राज्य सरकार के बारे में हमको पढ़ना है। हम केंद्र सरकार की सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हमने पिछली क्लास में देखा था। अब जो हम पढ़ेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ये पार्ट 6 में आती है। इसके जो आर्टिकल्स हैं वो 152 से लेके 237 तक इसकी जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे इतिहास की क्लासें जो हैं वो कंप्लीट हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हिस्ट्री की क्लास नहीं देखी है तो आप हिस्ट्री की क्लास पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें मैंने पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है बहुत अच्छे वे में। और एक ऑप्शन आपको और वहाँ पे मिलेगा हिस्ट्री मैराथन करके, जिसमें मैंने हिस्ट्री की मैराथन्स भी कराई हैं। तो आप चाहें तो वो मैराथन देख लें, चाहें आप हिस्ट्री की पूरी वीडियोज़ देख लें। जो 71 वीडियोज़ पड़ी हैं उनसे आपका पूरा इतिहास कवर हो जाएगा। और मैंने उनकी 4 मैराथन क्लास बनाई हैं। एक तो क्या है, उसमें संपूर्ण भारतीय इतिहास की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, और फिर 4 मैंने मैराथन क्लास उसमें डाली हैं, जिनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है हिस्ट्री मैराथन के नाम से। तो उसमें मैंने पहली वीडियो में कंप्लीट एंसेंट हिस्ट्री कराई है, जो कि 11-12 घंटे की वीडियो है, जिसमें आपको पूरा प्राचीन भारत एक ही वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने दूसरी जो वीडियो कराई है, जिसमें मैंने संपूर्ण मध्यकालीन कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री कराई है, और उसमें आपको 8 से 9 करीब 9 घंटे की क्लास है। और उसमें पूरा मिडाइवल हिस्ट्री आपका जो 712 से लेके और जो 1717 तक का, जहाँ पे आपके क्या बोलता हूँ औरंगजेब वगैरह जो होते हैं, इनकी डेथ वगैरह होती है, उसके तक का वहाँ का इतिहास है, और शिवाजी तक का इतिहास है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हमने आधुनिक इतिहास को कवर कराया है, और आधुनिक इतिहास की 2 मैंने मैराथन कराई हैं, जिसमें जो अराइवल ऑफ जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन है, मतलब पुर्तगालियों का जो आगमन है या यूरोपियों का जो आगमन है, वहाँ से लेके मैंने और गांधीज़्म तक कराया है, जहाँ पे गांधी जी शहीद होते हैं आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते, और उनकी 30 जनवरी 1948 को जहाँ पे डेथ होती है, वहाँ तक मैंने कराया है। तो ये 2 क्लासें आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा इतिहास कवर कराया है। इसके बाद में मैंने क्या है, ज्योग्राफी भी कंप्लीट कराई है। अगर आप लोगों ने ये क्लासें नहीं देखी हैं तो ये भी आप देख सकते हैं। और ज्योग्राफी की भी मैंने 2 मैराथन क्लास बनाई हैं, तो उनसे आप क्या कर सकते हैं, पूरा जो इंडियन ज्योग्राफी है पूरा 2 क्लासों में आप कवर कर पाएंगे। और आपका बहुत अच्छे से इसमें कवर कराया है, और इनकी पीडीएफ के लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से इनकी पीडीएफ को ले सकते हैं। अब जो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक? राज्य सरकार, जिसमें हमने बता ही दिया है कि आर्टिकल 152 से लेके 237 तक। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि राज्य की कार्यपालिका है, राज्य का विधानमंडल है, और राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं, उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय, इन सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो इनको हमको पढ़ना है, तो हम जो पहला पढ़ेंगे वो राज्य की कार्यपालिका को पढ़ेंगे, जो 153 से लेके 167 तक दे। सर फिर 152 कहाँ गया? 152 में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ उसमें साधारण सी जानकारी है कि ये पार्ट 6 के बारे में, राज्य सरकार के बारे में बतलाता है। लेकिन जो रियल जानकारी आपको मिलती है वो 153 से स्टार्ट होती है।
तो राज्य की जो कार्यपालिका है वो हम 153 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और राज्य की जो कार्यपालिका है ना, उसमें क्या पढ़ेंगे देखिए, सबसे पहले तो राज्यपाल को पढ़ेंगे, फिर उसकी जो मंत्री परिषद है उसको पढ़ेंगे, फिर जो है मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे, उसके बाद महाधिवक्ता को पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जिसमें हमारा क्या है, राज्य की कार्यपालिका आएगी। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो राज्यपाल को पढ़ेंगे। और राज्यपाल को पढ़ेंगे तो हमारे ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ये भी यहाँ तक। लेकिन फिर भी हम इनको भी पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे, इनको भी, क्योंकि इनकी विशेष जानकारी हमको होनी चाहिए। अब राज्यपाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसकी जानकारी आपको 153 में मिलती है। अब यहाँ पे आते हैं, राज्यपाल क्या है, आर्टिकल इसका क्या है, 153 में इसकी जानकारी आपको मिलती है। ये आपका लिखा है 153, इसका मतलब है आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153। अब यहाँ पे हमको राज्यपाल पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ कि राज्यपाल को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने मेरे राष्ट्रपति वाली क्लासों को देखा है, राष्ट्रपति को अगर आपने मुझसे पढ़ा है, तो एज टिप आप समझ लीजिए जो काम राष्ट्रपति के थे, बिल्कुल सेम टू सेम काम आपके किसके हैं, राज्यपाल के हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। बस कुछ चीज़ों में उसकी क्या है, कुछ चीज़ों में क्या है, थोड़ा सा फ़र्क है, मैं वो आपको बता दूंगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या है, राष्ट्रपति वाली इसमें क्षमताएं होती हैं। बस राष्ट्रपति इस वो केंद्र लेवल पे होता है और ये आपका स्टेट लेवल पे होता है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस क्या है इसमें, कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, उसकी नियुक्ति होती है। और प्रेसिडेंट की क्या होता था, चुनाव होता है, उसका नियुक्ति नहीं होती थी। और राज्यपाल को क्षमादान के मामले में मृत्युदंड को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति सारी चीज़ें अपने हाथ में रखता है, वो मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है, फांसी की सज़ा तक को टाल देता है और कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी क्षमता नहीं होती है। राज्यपाल सब कुछ कर सकता है लेकिन मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है। तो ये दो क्वालिटी हैं। बाकी वेतन वगैरह की बातें हैं और कुछ बातें हैं, जैसे कि राज्यपाल, एक राज्य का तो राज्यपाल होगा ही होगा, एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें। वैसे तो मैंने ओवरव्यू दे दिया है क्या क्या होने वाला है। अब देखिए, राज्यपाल को जब हम पढ़ रहे हैं तो राज्यपाल क्या होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जैसे कि वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है। मतलब हालांकि हमारे यहाँ नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो एकल नागरिकता है, लेकिन अगर आप देखें राज्य के हिसाब से तो ये राज्य का पहला नागरिक हो जाता है, राज्य का पहला नागरिक हो जाता है। और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। कौन सी कार्यपालिका सर, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल क्या है, हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल होगा। और ये बात जो 7वां संविधान संशोधन आया था 1956, उसमें ये बात क्लियर हुई थी कि दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। और ये बात आपकी कहाँ पे निकल के आई है, 7वें संविधान संशोधन 1956। अब एक बात है जो मैंने इसमें नहीं लिखी है और वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सर इतनी इम्पोर्टेंट बात आपने लिखी क्यों नहीं है, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ और आपको ऐसे ही याद रखनी होती हैं। कुछ चीज़ें आप ऐसे भी याद रखिए। क्या याद रखिए कि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक तो होता ही है, लेकिन राज्यपाल जिस भी राज्य का राज्यपाल होता है वो उस राज्य का निवासी नहीं होता है। मतलब सर क्या हुआ, अगर कोई यूपी का राज्यपाल है तो वो उसका जो निवास स्थान है ना वो यूपी का नहीं होना चाहिए। अगर कोई एमपी का राज्यपाल है तो उसका जो निवास स्थान है वो एमपी में नहीं होना चाहिए, वो अलग स्टेट से आना चाहिए। बस ये बात है, तो इसको मैंने इसलिए नहीं लिखा। आपको समझ आ गया होगा ये बात। अब जो दो या दो से अधिक राज्यों का जब भी कोई राज्यपाल बनता है, कभी भी दो या दो से अधिक राज्यों का कोई भी राज्यपाल बनता है, तब उसका वेतन जो है, देखिए वेतन तो इतना ही रहता है 3,50,000, लेकिन उसके वेतन को डिसाइड कौन करेगा, उसका वेतन कहाँ से आएगा। तब जो उसका वेतन है वो क्या है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और ये आर्टिकल 158 में कहा गया है। और राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है वेतन, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और जब वो दो या दो से, मतलब बात यहाँ पे ये नहीं है उसका वेतन कम होगा या ज़्यादा होगा, या दो राज्यों का है तो डबल हो जाएगा, बात ये नहीं है।
बात ये है कि जैसे कि वो यूपी का राज्यपाल था, अब जो उसे वेतन मिल रहा था तो वो यूपी गवर्नमेंट से मिल रहा था, लेकिन जब वो यूपी का भी राज्यपाल है और मान लिया यूके का भी राज्यपाल है या एमपी का भी राज्यपाल है, 3 राज्यों का राज्यपाल है, तो क्या उसे ये तीनों राज्य आपका क्या है वेतन देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तब इस स्थिति में क्या करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि कहाँ से उसका वेतन आएगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, और ये आर्टिकल 158 के 4 में दिया गया है कि राज्यपाल का जो वेतन है ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। लेकिन वो आएगा कहाँ से वेतन? राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से वेतन आएगा, लेकिन डिसाइड कौन करेगा कि कितना वेतन रहेगा और क्या बोलता हूँ कौन देगा, कहाँ से देगा, तो ये राष्ट्रपति के हाथों में होगा। लेकिन आएगा कहाँ से? राज्य की संचित निधि। चाहे वो फिर तीनों राज्यों की संचित निधि से निकाला जाए, चाहे वो एक राज्य की संचित निधि से निकाला जाए, उसका पूरा का पूरा जो डिसाइडेशन है वो राष्ट्रपति के पास रहता है। आपको इतने याद रखना है, बहुत क्लियर वे में समझने की कोशिश कीजिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट है, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया। एक कोएट है, राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया का नाम दिया गया, और ये किसने दिया? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कौन थी सर? ये फर्स्ट महिला राज्यपाल थी, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, और ये यूपी की राज्यपाल थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। देखिए यूपी की ये पहली राज्यपाल भी थी। क्या थी? यूपी की फर्स्ट राज्यपाल भी थी, और क्या बोलता हूँ ये किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी। देखिए किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल भी थी, और यूपी की पहली राज्यपाल भी थी, और यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो ये आपको याद रखना है, यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये आपकी सरोजनी नायडू थी, और पहली राज्यपाल भी आपकी यही थी। तो ये आपको याद रखना है। अब स्टार्ट होती है आर्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल को देखेंगे कि आर्टिकल 153 में क्या कहा गया। देखिए वही बात लिखी है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और ये एक राज्य के लिए भी हो सकता है या एक से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकता है। दो के लिए भी हो सकता है, 3 के लिए भी हो सकता है, 4 के लिए भी हो सकता है, जैसा राष्ट्रपति उचित समझे और ऐसा बना सकता है। तो सीधी सीधी बात समझने की ये है कि एक राज्यपाल तो एक राज्य में होगा ही होगा, और वही राज्यपाल कभी कभी 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, कभी कभी 3 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो ये कंडीशन बन सकती है, और ये बात आर्टिकल 153 में है। ठीक है सर। उसके बाद आपका आर्टिकल 154 क्या बोलता है कि उसमें राज्य की सभी कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी। किसमें सर? राज्यपाल में सभी कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी। सभी कार्यपालिका शक्ति सर? हाँ, सभी राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होगी, कार्यपालिका से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम पे होंगे। जैसे कि हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था, उसमें जो केंद्र की कार्यपालिका की सारी शक्ति किसके पास थी? राष्ट्रपति के पास थी, और इसमें वही शक्ति राज्यपाल के पास होगी। लेकिन जो रियल पावर होगी ना, वो तो राज्यपाल के पास यहाँ भी नहीं होगी, और वहाँ प्रेसिडेंट के पास भी रियल पावर नहीं थी। तो रियल पावर किसके पास होगी? सीएम के पास होगी। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। और इनका प्रयोग वो कैसे करेगा? इनका प्रयोग या तो वो खुद करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके द्वारा करेगा। खुद प्रयोग कर सकता है या अपने सबॉर्डिनेट के द्वारा प्रयोग करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आर्टिकल 155 आता है, और 155 क्या बोलता है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए इसमें क्या है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, बस आपको इतना याद रखना है, और ये 155 में दिया गया है। उसके बाद 156 में आइए, राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का दिया गया है। वैसे तो राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति जब चाहे इसे उठा के पटक सकता है, यानी कि हटा सकता है जब चाहे। लेकिन वैसे अगर राष्ट्रपति इसको छेड़छाड़ ना करे, राष्ट्रपति इसको हटाए ना, तो ये 5 साल तक क्या है, राज्यपाल के पद पे रहता है। 5 साल के बाद दोबारा ये नियुक्त हो सकता है, लेकिन वैसे इसका टर्म कितना रहता है? 5 साल रहता है। और राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो कार्य करता ही है।
अब इससे पहले क्या हो सकता है, अगर राज्यपाल चाहे तो खुद भी इस्तीफा दे सकता है। इस्तीफा वो देगा तो राष्ट्रपति को देगा, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ने उसको बिठाया है वहाँ पे। अब यहाँ पे ये पॉइंट मुझसे क्या हो गया, यहाँ पे मैं कुछ और लिखने वाला था और यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया है, जो कि यहाँ पे मुझे भी ये पॉइंट यहाँ पे याद नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या था, और ऐसा मुझे कुछ तो याद नहीं आ रहा है। मुझे तो सिर्फ ये 2 पॉइंट याद थे कि राज्यपाल प्रसाद पर्यंत उसके कार्य करता है, इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है। तीसरा पॉइंट तो मैंने ये लिखा था कि राज्यपाल को जो हटाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति कब हटाएगा? प्रधानमंत्री के कहने पर हटाएगा, सीएम के कहने पे नहीं हटाएगा। ये प्रधानमंत्री के कहने पे हटाएगा। किसके कहने पे? प्रधानमंत्री के कहने पे आपका ये हटाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब ये पॉइंट मुझसे एक्स्ट्रा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है मुझे जहाँ तक याद है। मतलब मैं जब कट कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ये ऐसा हो जाता है कभी कभार। और अब आर्टिकल 157 में देखते हैं, जिसमें राज्यपाल पद के लिए योग्यताओं की बात की गई है। तो राज्यपाल पद की जो योग्यताएं हैं, वो सबसे पहली योग्यता क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है? उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ये आपकी योग्यता है। बाकी आपकी क्या है? इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि आर्टिकल 158 में दी गई हैं। क्या है? आर्टिकल 158 में इसकी कुछ कंडीशंस दी गई हैं, और इसी आर्टिकल 158 में इसका वेतन भी दिया गया है, जो कि 3,50,000 होता है। ये क्या कंडीशंस हैं, इसको आप देख लीजिए। कंडीशंस भी हैं और इसकी सुख सुविधाएँ भी हैं। जैसे कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी सदन का सदस्य नहीं होगा वो, ठीक है सर। अगर है तो उसको इस्तीफा देना होगा। जैसे कि कोई राज्यपाल है, मान लिया कि वो विधानसभा का सदस्य था, अब उसको क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति ने राज्यपाल बना दिया। तो जिस दिन वो राज्यपाल बनेगा, जिस दिन भी वो राज्यपाल का पद आपका संभालेगा, उस दिन उसे विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर नहीं देता है तो वो राज्यपाल का पद उसको नहीं दिया जाएगा, और अगर राज्यपाल का पद उसको लेना है तो वो उसको विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा। और किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के, अगर कोई राज्यपाल बनना चाहता है तो वो किसी भी लाभ के पद पे ना हो। अब ये लाभ का पद क्या है, ये संविधान में अभी तक डिसाइड नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि लाभ का पद क्या है क्या नहीं है। अब ये इसकी मुफ्त आवास इसको मिलेगा। जो राज्यपाल का जो मतलब जो शासकीय आवास होता है ना, वो इसको मुफ्त मिलता है। मुफ्त शासकीय आवास का प्रयोग करेगा, मुफ्त बिजली और टेलीफोन सुविधाएं आपका इस्तेमाल करेगा, और इसकी पदावधि के दौरान इसके वेतन भत्ते जो हैं वो कम नहीं होंगे। मतलब पदावधि के दौरान यहाँ पे लिखा होना चाहिए था वेतन भत्ते कम नहीं होंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। मतलब अगर 3,50,000 उसका वेतन है तो जब तक उसका टेनर है, जब तक उसका क्या है टर्म्स है, उसका ये जो वेतन है, उसका जो सैलरी है, कट नहीं किया जाएगा। कुछ स्थितियों में किया जा सकता है, जैसे कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाए। जो नेशनल इमरजेंसी होती है ना, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तब ऐसा हो सकता है इनकी सैलरी को कट किया जाए। उसमें तो राष्ट्रपति की भी सैलरी कट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगला जो आर्टिकल है 159 है। इसमें राज्यपाल की शपथ के बारे में बात की गई है। शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाएगा। अगर वो अनुपस्थित है तब कोई वरिष्ठ जज आएगा, सीनियर जज आएगा हाई कोर्ट का, वो यहाँ पे उसकी शपथ को दिलाएगा। लेकिन वैसे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही दिलाएगा, ठीक है। 160 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में कार्य कौन करेगा? अगर राज्यपाल अनुपस्थित है तब उसके कार्य को कौन देखेगा? तब हाई कोर्ट का जो मुख्य जज है वो उसके कार्य का संचालन करेगा, वो उसके कार्यों को देखेगा। अगर राज्यपाल अनुपस्थित है, अनुपस्थिति में कार्य कौन करेगा? तो हाई कोर्ट का मुख्य जज करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आर्टिकल 161 में क्षमादान की शक्ति है। क्या है? आर्टिकल 161 में क्या दिया गया है? क्षमादान की शक्ति दी गई है। अब इसमें यहाँ पे क्या है? क्षमादान की शक्ति, जैसे कि हमने राष्ट्रपति को देखा था तो उसमें आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति थी, और वो मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता था। बहुत सारी चीज़ें थी, सज़ा को कम कर सकता था, सज़ा को टाल सकता था, सज़ा को तब्दील कर सकता था। मृत्युदंड है तो उसको उम्र कैद में बदल सकता था। ये सारी चीज़ें कर सकता है राज्यपाल भी, ये सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन क्या है? मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है। मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल सकता है, सज़ा को कम कर सकता है, सज़ा को टाल सकता है, लेकिन क्या है?
जो फांसी की सज़ा है, मृत्युदंड की सज़ा है, उसको नहीं हटा सकता। ये कौन सर? राज्यपाल। तो ये आपको पॉइंट समझ आया होगा। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो मैं समझाऊं और आपको समझ ना आ जाए। अब आर्टिकल 152 को देखते हैं, आर्टिकल 162 को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात की गई है। मतलब जो राज्यपाल है उसके लिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो सकता है। मतलब सर क्या हुआ कि वैसे तो राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां उसके पास हैं, लेकिन वो और भी विस्तारित कर सकता है, और भी अपनी शक्तियों को क्या कर सकता है? एक्सपांड कर सकता है। 163 में क्या कहा गया है? मंत्री परिषद। जैसे कि हमने उसमें क्या देखा था, आर्टिकल 74 में हमने क्या देखा था कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद होगी वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। हमने देखा था राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता था। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर भी क्या है? आर्टिकल 163 में कहा गया है कि मंत्री परिषद का राज्यपाल को सलाह और सहयोग देना। मतलब राज्यपाल को सलाह और सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद होगी। अब इस मंत्री परिषद का जो मुख्य मतलब जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? सीएम होगा। जैसे वहाँ पे पीएम था, यहाँ पे सीएम होगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 164 में मंत्रियों से संबंधित क्या है? प्रावधान है। अब इसमें मंत्रियों से संबंधित प्रावधान में सीएम भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? सीएम, क्योंकि सीएम भी तो एक मंत्री होता है, वो चीफ मिनिस्टर होता है ना, मुख्यमंत्री होता है, तो होता तो मंत्री ही है। तो इसमें जो सीएम की नियुक्ति होती है ना वो 164 के थ्रू होती है। अब इसमें क्या है? मंत्रियों के लिए प्रावधान क्या है? नियुक्तियां हैं, उनका कार्यकाल है, उनका वेतन है, ये सारा का सारा राज्यपाल के हाथों में होता है। आर्टिकल 165 को देखते हैं। इसमें राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ये जो राज्य का महाधिवक्ता है, जैसे हमने वहाँ पे देखा था महान्यायवादी को देखा था जो कि आर्टिकल 76 में था। यहाँ पे क्या है? 165 में कौन है? महाधिवक्ता है। जैसे उसको क्या बोलते थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते थे। यहाँ पे इसको एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया बोलेंगे। और ये क्या है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बोलेंगे, क्योंकि ये राज्य का महाधिवक्ता होता है। क्या होता है? राज्य का महाधिवक्ता होता है। तो इसको क्या है? ये कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल इसका नियुक्ति करता है। और 166 में क्या कहा गया है? राज्य सरकार की कार्यवाही को संचालित करने का अधिकार किसके पास है? राइट किसके पास है? राज्यपाल के पास है। राज्य सरकार की जो कार्यवाही को संचालन करने का मुख्य मतलब पूरी की पूरी सारी शक्तियाँ उसके पास हैं। तो सीधी सीधी बात है, राज्य की कार्यवाही को संचालित कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो आर्टिकल 166 में ये बात कही गई है कि राज्य की कार्यवाही की संचालन शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 167 को देखते हैं। आर्टिकल 167 क्या है? एक मिनट कहाँ पे है? ये है आर्टिकल 167। इसमें क्या कहा गया है? राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होगी। मतलब शासन संबंधी, प्रशासन संबंधी कोई भी सूचना हो। अब ऐसा तो है नहीं कि राज्यपाल पूछेगा मुख्यमंत्री से कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, हमें बताओ। शासन संबंधी जानकारी ही पूछेगा, प्रशासन संबंधी जानकारी ही पूछेगा। तो राज्यपाल को सूचना देना, राज्यपाल को मतलब राज्यपाल नहीं देगा किसी को, राज्यपाल को मुख्यमंत्री सूचना देगा। और ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी होगी कि वो उसको सूचनाएं प्राप्त कराए, प्रशासन संबंधी जो भी विधान संबंधी, विधायिका संबंधी, प्रशासन संबंधी सारी सूचनाएं प्राप्त कराए। ये आर्टिकल 167 में लिखा गया है। ठीक है। अब राज्यपाल के पास कुछ पावर्स हैं, जैसे कि सारी पावर हैं वैसे तो उसके पास, जैसे कि राष्ट्रपति के पास होती हैं वैसे इसके पास होती हैं। जैसे कि राज्यपाल कुछ चीज़ों को नियुक्त करता है, ये भी करता है। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, राज्यपाल कुछ नियुक्तियां करता है। कैसे सर? ये देखिए राज्यपाल के द्वारा होने वाली नियुक्तियां, जैसे कि आर्टिकल 164 में क्या कहा गया है? वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। और आर्टिकल 243 का जो के है ना, के से मैं हमेशा चुनाव आयुक्त को लगाता हूँ। किसको लगाता हूँ? के का मतलब क्या है? चुनाव। के का मतलब होता है मेरे हिसाब से चुनाव। के का मतलब मैं मानता हूँ चुनाव। तभी मुझे आर्टिकल 243 में ये ध्यान रहता है कि इसमें राज्य के चुनाव आयुक्त की बात की गई है, राज्य के निर्वाचन आयुक्त की बात की गई है। तो ये निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करता है। आर्टिकल 243 के 22 में क्या कहा गया है? वित्त आयोग। क्योंकि बाई करेंगे कुछ तभी तो आपके पास वित्त होना चाहिए, तभी तो आप बाई करेंगे। वैसे तो बाई का मतलब
एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई वाला वाई है ही, लेकिन यहाँ पे वित्त आयोग से लगाया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष और सदस्यों की बात हो रही है ना, तो मुझे याद नहीं रहता ये आर्टिकल जो 243 का है, तो मैं ऐसे याद कर रहा हूँ। बाई मतलब बाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वित्त होना चाहिए, कुछ फाइनेंशियल चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपको याद भी हो जाता है। 243 में क्या है, अध्यक्ष के, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की बात करता है, तो ये राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। आर्टिकल 233 में जो जिला जज होते हैं ना, जिला में जो न्यायाधीश होते हैं ना, जिला जज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं ना, उनमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, वो 233 के जरिए आपकी किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के जरिए होती है। और हम जिला जज को पढ़ेंगे भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पढ़ेंगे भी। जब हम हाई कोर्ट को पढ़ेंगे तो हम साथ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी पढ़ रहे होंगे, और उस टाइम पे जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ क्या ले रहे होंगे, उसमें क्या बोलता हूँ मैं, एक तरीके से क्या कह सकता हूँ उसको, रेफरेंस ले रहे होंगे। अब आर्टिकल 171 के 5 में लिखा गया है कि जो विधान परिषद है ना, जैसे कि जो राज्य की जो क्या बोलता हूँ, जैसे वहाँ पे सेंटर में आपका लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे ही स्टेट में आपकी विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद में क्या है, विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करना, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार आपको किसके पास है, राज्यपाल के पास है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है। मतलब विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो भी होती हैं टोटल उनका 1/6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 233 में, 233 नहीं, ये आपका क्या है, 333 के जरिए क्या बताया गया है, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, मनोनीत करने की बात की गई है। जैसे विधान परिषद में क्या है, 1/6 सदस्य कर सकता है, और यहाँ पे क्या कर सकता है, एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है, विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। और यहाँ पे ये जो मुझसे मतलब ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 200 शायद कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, 201 है या यहाँ पे कुछ है, मुझसे मतलब यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। ये जो आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे मैं आर्टिकल चेंज कर दूंगा, आर्टिकल में मुझे थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ये जो 333 वाला है ना, ये तो बिल्कुल सही है। ये जो राज्य लोक सेवा आयोग का है, ये मुझे थोड़ा सा, अभी मैं सोचता हूँ कि इसमें यहाँ पे क्या होगा, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है, 201 है कि कुछ, मुझे मतलब याद नहीं आ रहा, शायद 201 यहाँ पे आर्टिकल है जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की बात की गई है। मैं उसको चेंज कर दूंगा, मुझे चेंज करने का याद नहीं रहा है, और थोड़ा याद भी नहीं आ रहा है कि कौन सा था। राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है, जो राज्यपाल होता है ना, वो राज्यों के जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका जो कुलपति होता है ना, वो राज्यपाल होता है, ऑटोमेटिकली होता है। वो ऑटोमेटिकली बोले तो पदेन सभापति जिसे कहते हैं ना, पदेन आपका कुलपति हो जाता है, उसका दे दिया जाता है उसको। किसी भी राज्य का राज्यपाल अगर है तो वो विश्वविद्यालयों का क्या होता है, कुलपति होता है। और वो राज्यों में विश्वविद्यालयों के जो मतलब जो राज्य हैं उनमें विश्वविद्यालय होते हैं, उनमें कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है। देखिए वो खुद तो कुलपति होता है, क्योंकि कुलपति वो हेड कुलपति होता है हर एक विद्यालय का, हर एक विश्वविद्यालय का, लेकिन उनमें वो जा तो नहीं सकता सब में, तो उनमें कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, कुलपतियों की भी तो नियुक्ति करनी पड़ेगी, तो वो राज्यपाल के हाथों में होती है, राज्यों में विश्वविद्यालयों के लिए कुलपतियों की नियुक्ति करना। तो ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिएगा, और हम आपको क्या है अगली वीडियो में उसका सलूशन देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आपको इसको फ्री PDF चाहिए ना, तो ये हमारा महान सर का टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन हो जाइए और इसकी कंप्लीट PDF आपकी तैयार हो रही है और वो आपको मिल जाएगी 2-4 दिनों में, आपकी क्या है तैयार होकर आपको मिल जाएगी। आप उस PDF को ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी PDF है, आपको दिख ही रहा होगा कितने लेवल का कंटेंट है, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ मैं, और बहुत अच्छा मैं बनाता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।